हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 3 मई 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आप सेशन लास्ट तक देखिए, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आप इसका उत्तर बताइए, अभी आपको हम इसका उत्तर पूरा डिटेल्स में बता देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा है, कौन सा राज्य एआई आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? यानी अब ऐसा कोई राज्य बना है जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया है। यानी ये रियल टाइम पर जो है आपका वन चेतावनी जारी करेगा। तो विकल्प में है आपके मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, झारखंड। तो कौन सा राज्य इसको किया है? सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने इसको जो है शुरू किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना है। तो देखेंगे इसके बारे में। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है भारत की पहली, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एआई आधारित यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित है रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है, जो वन संरक्षण में एक ऐतिहासिक कदम है। तो यह उन्नत प्रणाली जो है अतिक्रमण कहाँ हो रहा है वन का, भूमि उपयोग परिवर्तन कहाँ कहाँ हो रहा है, यानी लैंड यूज पैटर्न जो है चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है, वन क्षरण, डिफोरेस्टेशन तुरंत पता लगाने के लिए उपग्रह इमेजरी, मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम और मोबाइल ऐप आधारित फील्ड फीडबैक को एकीकृत करती है। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण जो उपयोग हो सकता है कि जैसे कहीं मान लीजिए वन का अतिक्रमण हो रहा, वो पता लग जाए। आपका भूमि जहाँ है, जैसे मान लीजिए जंगल है, उसका लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है। लैंड यूज पैटर्न मतलब जैसे जहाँ जो चीज है वहां उसको काटा गया या उसको जो है वहां खुदाई किया गया, तो उसका पैटर्न पता चल जाएगा। वन क्षरण का जो है तुरंत पता चल जाएगा। तो ये सबसे जो है माध्यम से वन का संरक्षण हो सकेगा। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है, मतलब ये आपके लिए और इन्वायरमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारत का पहला समर्पित गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है? तो ये आपको बताना है कौन सा बंदरगाह ऐसा बना है पहला जो समर्पित गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है, यानी डेडिकेटेड और डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब। तो ये कौन बना है? आप सही उत्तर आपका रहेगा बिझिंजाम बंदरगाह बना है। कहाँ? केरल में स्थित है। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी कल इसका जो है उद्घाटन किए हैं और ये जो है पहला ऐसा बना है। तो अब इसको देखते हैं डिटेल्स में। तो ये बिझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, आपको हम बता ही दिए। तो इसका उद्घाटन 2 मई 2025 को पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में किया है। कहा? केरल के तिरुवनंतपुरम में किया है। तो यह पोर्ट जो है भारत का पहला समर्पित गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब हो जाएगा, यानी इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब होगा ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, और पहला है ये भी इसलिए जो है महत्वपूर्ण है। तो केरल सरकार और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी AFSEZ के बीच सार्वजनिक निजी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में PPP मॉडल पर तहत विकसित इस परियोजना का जो निर्माण 8,867 करोड़ रुपए से अनुमानित किया गया है। तो ध्यान रखना है इसको, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पहला बना है जो ऐसा समर्पित गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है। तो ये इसीलिए जो है इम्पोर्टेंट है, पहला ना होता तो उतना इम्पोर्टेंट ना होता। तो आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह आपको देखेंगे तो कौन सा है? कृष्णापट्टनम बंदरगाह, ये सबसे गहरा कृष्णापट्टनम बंदरगाह है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में सबसे गहरा बंदरगाह है। वहीं आप देखेंगे चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहीं से क्वेश्चन इस तरह से जो पूछा जाता है कि चेन्नई हो गया, कांडला हो गया, उसके बाद नहावा शेखा हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, ये सब आपकी कृत्रिम बंदरगाह। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, 4 विकल्प दे देगा, तो उसमें से जो है कौन आपका जो है कृत्रिम बंदरगाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। भारत में मुख्यतः जो है अभी 12 से 13 इंटरनेशनल लेवल पर पोर्ट हो गए हैं।
इसको आपको ध्यान रखना है। कभी इसके बारे में पूरा एक एक जो है हम आपको डिटेल्स बता देंगे। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है। तो ये भी आपको बताना है अभी कब इसका दिवस मनाया जाता है। 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। तो सही उत्तर आपका रहेगा आज 3 मई को हम लोग जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। तो याद रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब इसको डिटेल देखते हैं। तो यूनेस्को की सिफारिश पर, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट यहाँ इन्वायरमेंट नहीं होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 1993 में घोषणा की गई थी। 1994 से यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन जो है सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति जो है उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करने की आवश्यकता की याद दिलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिएगा, हमेशा आप न्यूज में सुनते होंगे प्रेस जो है खतरे में है, प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है। तो इससे जो है निपटने के लिए कैसे जो है पत्रकारों को स्वतंत्रता दी जा सकती है, इसके बारे में पूरे विश्व में यह दिवस मनाया जाता है। क्योंकि जो है पत्रकारिता जो होता है, जर्नलिज्म है, वो हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ होता है, फोर्थ पिलर होता है। अगर ये ना रहे तो जान लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। और वर्तमान समय में कई सारे ऐसे देश हैं जहां पत्रकारों को मार दिया जाता है, पत्रकारों को सवाल पूछने पर जेल में डाल दिया जाता है। ये सब चीजें होती रहती है। कुछ बहुत बार ऐसे अपने देश में भी देखा गया है कि पत्रकारिता जो है कई बार जो है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। इसको ध्यान रखना है आपको। और 19 के अनुच्छेद 19 के तहत हम लोग जो है पत्रकारिता का अधिकार हमको लोग को मिला है हमारे देश में। आप भी मतलब पत्रकारिता कर सकते हैं। और पत्रकारिता का कोई मतलब नहीं है आप पत्रकार मतलब वो एक न्यूज़पेपर निकाल करके पत्रकारिता करिए या एंकर बन के पत्रकारिता करिए। देखिएगा आज के समय में जो यूट्यूब पे जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो भी एक पत्रकार है। कहने का मतलब आप किसी भी रूप में सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार लोगों के मुद्दों को जो है सरकार तक पहुंचा रहे हैं, तो वो पत्रकारिता है। या बोल करके या सुन करके, बोल करके, लिख करके, कोई भी माध्यम से जो है आप पत्रकारिता कर सकते हैं। तो केवल पत्रकारिता ये मतलब नहीं है कि उसको लिखित रूप में ही पत्रकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने या किस मंत्रालय ने भारत में एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, यानी इनहेंसिंग एमएसएमई कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की है। तो ये अभी देखिएगा एमएसएमई को बढ़ाने के लिए, इसमें प्रतिस्पर्धा लाने के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस के लिए यह रिपोर्ट जारी किया गया है। एमएसएमई मतलब आप जानते होंगे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इसके लिए जो है कौन रिपोर्ट जारी किया है? विक्रम नीति आयोग, एमएसएमई मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, विश्व बैंक। सही उत्तर आपका रहेगा नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके द्वारा जो है ये जारी किया गया है, ये रिपोर्ट जो है निकाला गया है। अब इसका मतलब क्या है? तो इसको जो है आप देखिए, इसका स्थापना जो होता है कब होता है? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। किसके स्थान पर की गई थी? तो योजना आयोग को रिप्लेस करके इसकी स्थापना की गई थी। याद रखना मित्र, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसके एक अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, और अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो अध्यक्ष होता है वो एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसका मतलब क्या हो गया? नहीं समझ पाए? इसका मतलब ये हो गया, मैं समझा रहा हूं, जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आसीन रहेगा वो इसका अध्यक्ष होगा। इसका मतलब ये होता है इस ऑफिशियल चेयरमैन उसको कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री यानी इस समय इसके अध्यक्ष जो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वहीं देखेंगे इसके उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। उपाध्यक्ष ही इसका जो कह लीजिए कि मतलब मुख्य होता है। तो इस समय इसके उपाध्यक्ष जो है वर्तमान समय में कौन है? तो ये आपके सुमन बेरी हैं। कौन है? श्री सुमन बेरी हैं। और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा पूरा मिलता है इनको।
तो अच्छा खासा इनका सम्मान है। और ये एक थिंक टैंक है सरकार का, ये ना जानिए कोई ये ऐसा संस्था है ये संवैधानिक रूप से बना गया है। ये सरकार द्वारा जो है एक रेजोल्यूशन ला करके बनाया गया है, एक सरकार का थिंक टैंक है, तो इसको ध्यान रखना। और इसके एक सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो वर्तमान में कौन है ये आप जो है जानते होंगे, BVR सुब्रमण्यम है इसके जो है वर्तमान में है कौन, सीईओ। और अमिताभ कांत के बारे में आप जानते होंगे, बहुत न्यूज में रहते थे ये, तो उसके सीईओ भी रह चुके हैं ये, तो ध्यान रखना है। BVR सुब्रमण्यम इसको सीईओ हैं, उपाध्यक्ष आपके सुमन बेरी हैं, और जो इसके सीईओ होते हैं उनको आपको कौन सा दर्जा मिलता है, तो जो सीईओ होते हैं उनको आपको उप मंत्री का दर्जा मिलता है, तो ध्यान रखना है, राज्य मंत्री का। तो नीति आयोग ने जो है हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से भारत में MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना नामक रिपोर्ट जो है जारी की है। तो यह रिपोर्ट जो है भारत में MSME यानी सूक्ष्म, माइक्रो स्मॉल यानी लघु, मीडियम यानी मध्यम उद्यमों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक रोडमैप जो है प्रदान करती है। इसमें जो है वित्त पोषण, कौशल विकास, नवाचार और बाजार पहुंच जैसे जो है क्षेत्रों में प्रणालीगत सुधार सिफारिशें शामिल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नीति आयोग के बारे में भी आपको हम डिटेल्स में बता दिए, इसको भी ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन वहां से पूछा जा चुका है। अगला है डिपो दर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो अभी इसका घोषणा किया गया है डिपो दर्पण पोर्टल, तो ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा। सही उत्तर आपका रहेगा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जिसके मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, प्रहलाद जोशी हैं। ये देखिएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी यही है, लेकिन इसके उसको मंत्रालय भी समान है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, तो इसके कौन है, प्रहलाद जोशी हैं, याद रखना है आपको। तो इसका डिटेल देखते हैं। तो यह जो खाद्य बता दिए कौन से मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, तो यह मंत्रालय जो है खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय निगरानी के लिए डिपो दर्पण पोर्टल लॉन्च करेगा। डिपो दर्पण पोर्टल जो है एक डिजिटल निगरानी पोर्टल और मोबाइल ऐप है जो जियो टैग डाटा, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके खाद्यान्न डिपो की वास्तविक समय निगरानी को जो है सक्षम बनाता है। यानी जो खाद्यान्न डिपो है, जो जैसे मान लीजिए खाद्यान्न जो खाद्यान्न में जिस बस से या जिस ट्रक से जा रहा है उसकी वास्तविक समय की निगरानी करने में सक्षम होगा। तो उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य होगा वैज्ञानिक भंडारण के माध्यम से जो भारत के खाद्य भंडारण बुनियादी ढांचे का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण को जो है बढ़ावा देना है, दक्षता को बढ़ाना है, इफिशियंसी को, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को बढ़ाना है, खाद्य सुरक्षा को जो है बढ़ाना है। यानी जो जहां ये रखा जाता है उस सबको पूरा निगरानी किया जाएगा बढ़िया से, ऐप के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, और हर चीज का जो है आपको इसको ट्रैक किया जाएगा। तो याद रखना, इसीलिए इसको जो है इसको लॉन्च किया जाएगा या इस पोर्टल को, तो ध्यान रखना डिपो दर्पण पोर्टल। अगला है चर्चा में रहा पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको बताना है पलामू टाइगर रिजर्व है किस राज्य में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। अभी क्यों चर्चा में, इसको तो बताएंगे ही। तो सही उत्तर आपका रहेगा झारखंड का जो है ये टाइगर रिजर्व है, अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, तो झारखंड का जयगीर गांव कह लीजिए, नगर नहीं, जयगीर गांव जो है पलामू टाइगर रिजर्व के केंद्र से जो पूरी तरह से स्थानांतरित होने वाला पहला गांव बन गया है, जिससे जो है वन्य जीवों पर मानवीय दबाव कम हो गया है। यानी जब वो जो उसके आसपास, इस पलामू टाइगर रिजर्व के आसपास एक गांव रहता था जयगीर गांव, उसको पूर्ण रूप से जो है स्थानांतरित कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। कहाँ किया गया, तो उसको कहीं सेटल कर दिया गया है। ये नहीं कि उनको खदेड़ दिया गया वहां के डायरेक्टली, उनको सेटल कर दिया गया है। तो पलामू टाइगर रिजर्व जो है 1974 में अधिसूचित जो भारत के पहले 9 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है उसमें से एक है,
और झारखंड में एकमात्र है। तो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। और देखिएगा जो 9 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, आपको पता होगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। क्यों आया था? टाइगर की सुरक्षा करने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। तो उसमें 9 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किए गए थे, उसमें से एक ये झारखंड का जो पलामू टाइगर रिजर्व, वो भी उसी समय शामिल था 1974 में। तो इसमें जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके कुछ हिस्से शामिल होते हैं इस टाइगर रिजर्व में, पलामू टाइगर रिजर्व में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके में बेतला जो है नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपका यही है पलामू टाइगर रिजर्व के बाद झारखंड में। अगला इसमें जो है देखेंगे इसके बारे में जो है और जानकारी। तो इसका झारखंड के लातेहार जिला के छोटा नागपुर पठार में स्थित है। ध्यान, इसको आपको जानकारी होगा पलामू टाइगर रिजर्व या पलामू जो है पठार। अब यहाँ जो है बहने वाली नदियां हैं, आप वाहिद नदियां देखेंगे तो उत्तर कोयल हो गया, बुरहा हो गया और औरंगा नदियां जो है यहाँ से होकर के बहती है। तो ध्यान रखना है आपको। अगला है भारतीय वायुसेना के जो है नए उप वायुसेना अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जो है उनको इसके नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और वर्तमान में इसके जो है एयर चीफ मार्शल कौन है, मतलब वायुसेना के? तो अमरप्रीत सिंह जो है इसके इस समय कौन है? वायुसेना अध्यक्ष है, चीफ है। तो ये भी बातें याद रखना। तो ये जो है अभी इनको बना दिया गया है, किसको? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को। इसका क्या बनाया गया है? उपाध्यक्ष बनाया गया है, वायुसेना का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये जो है नर्मदेश्वर तिवारी जो है 2 मई 2025 को वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किए। ये जो है एयर मार्शल SP धारकर का स्थान लेंगे और जो है ये अभी जो थे और जो 30 अप्रैल को अपना सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। किसका स्थान लेंगे? SP धारकर का। कौन है ये? जो है नर्मदेश्वर तिवारी है ये। तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है नई दिल्ली में किस नेता की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया है? तो ये सही उत्तर आपका रहेगा वोडोफा उपेंद्र नाथ जो है ब्रह्मा का इनका जो है ये किया गया है। तो ध्यान रखना है इसका, वोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, तो इनकी जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो 1 मई को जो है प्रसिद्ध बोडो नेता है, ये कहाँ के हैं? असम के हैं। तो इनका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इनका नेता का और समाज सुधारक थे वोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 35वीं जयंती पर पुण्यतिथि पर नई जो है दिल्ली में उनकी 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इस अवसर पर दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में जो है एक सड़क का नाम जो है वोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मार्ग भी कर दिया गया है। यानी एक सड़क का नाम बदल दिया गया। उनका जो 35वीं पुण्यतिथि पर उनकी 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। और इस अवसर पर जो इसे देखिएगा असम के थे, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा भी वहां उपस्थित थे। और दिल्ली की जो है सीएम जो है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी वहां मौजूद रही थी। ये सांसद नहीं, ये सीएम है, इसको ध्यान रखना है आपको। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो है हाल ही में किस राजवंश की 11 शिलालेखों की खोज की है? तो ये किस राजवंश की खोज की है 11 शिलालेखों की? सही उत्तर आपका रहेगा ये सातवाहन वंश के जो है राजवंश के बारे में शिलालेख की खोज की है, वो भी 11 शिलालेख की खोज की है। तो आप देखेंगे इसके बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तेलंगाना के चेद्दापल्ली जिले के गुंडाराम वन में 11 सातवाहन युग के जो है शिलालेखों की खोज की है। तो ये इसको ध्यान रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप जानते होंगे ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व सर्वेक्षण इसी सब काम में जो है इंगेज है। और ये इसका स्थापना जो होता है 1881 ईस्वी में हुआ था। सॉरी 1861 ईस्वी में, 81 नहीं, 1861 ईस्वी में हुआ था। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 1861 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है 2 शिलालेखों में जो क्षत्रप राजवंश और सातवाहन राजकुमार कुमार हुकुत श्री के साथ जो है संबंध का पता चलता है, जो प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि और धार्मिक राजनीतिक प्रतीकवाद पर जो प्रकाश डालता है। तो सातवाहन वंश के इसके संस्थापक जो है सिमुक थे।
तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मौर्य काल के बाद जो है मौर्योत्तर काल में ये जो है शिव जो है सातवाहन वंश की स्थापना किया था। और उसका अगर देखेंगे इसका क्षेत्र जो है तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में इसका जो है विस्तार था, इसका जो राजवंश इसका फैला हुआ था। और इसकी राजधानियां भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, प्रतिष्ठान यानी पैठन और अमरावती, ये दोनों इसकी राजधानियां रह चुकी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में और देखते हैं। सिमुग जो है जैन और बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। जैन और बौद्ध ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सिमुग मतलब कौन, उसका संस्थापक सातवाहन वंश का। और इसमें सातकर्णी प्रथम जो है जो 70 से 60 ईसा पूर्व था, ये कलिंग पर जो है विजय प्राप्त किया था। ये भी वर्णन, ये भी मतलब जो है इसका इतिहास है सातवाहन वंश का। और गौतमी पुत्र सातकर्णी जो 106 से 130 ईस्वी तक था, ये सबसे महान जो है सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है, जो शक और नहपान को जो है हराया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा सेशन आज का तो यहाँ करंट खत्म था, लेकिन अभी रिवीजन सेशन आपका है, तो सेशन अपने मित्रों तक इसको भेज दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह रहा वेब शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। और भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है किस नगर निगम ने जारी किया, गाजियाबाद ने जारी किया। और जो है चर्चा में रहा जातगढ़ जनगणना जो है इतिहास में सबसे, इससे पहले जो है 1931 में हुआ था, तब से नहीं हुआ था। अगला ऑपरेशन हाक जो है किस संस्था द्वारा चलाया गया था, तो सीबीआई द्वारा इसको चलाया गया था, ध्यान रखना है। और किसे जो है विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये आपको जो है खुनमिंग पटामा है, इसे ये जो है थाईलैंड के हैं, इनको नियुक्त किया गया है। विशेष 301 रिपोर्ट जो है किस संगठन द्वारा जारी किया गया है, तो संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि द्वारा इसको जारी किया गया था। 2026 में होने वाली एशियाई खेलों में जो पहली बार किस खेल को शामिल किया जाएगा, तो यहाँ का मिश्रित मार्शल आर्ट्स को शामिल किया जाएगा। तो आज दोस्तों जो है आज का सेशन यहीं पर